वेलकम बैक अगेन। सो हम दिसंबर 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ लिया था, जिसके के अंदर हमने पूरे मैगजीन के हाइलाइट्स को देख लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़। तो आज हम फर्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करेंगे जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ वाला है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखिए, फर्स्ट आर्टिकल आसियान से संबंधित है। आसियान के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, काफ़ी पुराना टॉपिक है। IR के अंदर ये अंतर्गत हम इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए, आसियान से संबंधित जो खबर है वो ये है कि आसियान ने हाल ही में पूर्वी तिमोर जो है, ईस्टर्न तिमोर जो है, उसको अपना 11वां सदस्य जो है वो इंक्लूड किया है। पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में एक्सेप्ट किया है। पूर्वी तिमोर अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको इंडोनेशिया का जो नक्शा है उसके बिल्कुल राइट में अगर आप जाएंगे तो आपको पूर्वी तिमोर जो है वहाँ पर नज़र आएगा। तो एक आइलैंड नेशन है और इसको जो है इन्होंने अभी 11th मेंबर के रूप में अपने अंदर इंक्लूड किया है। तो अगर आप फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट के अंदर सबसे पहला फैक्ट तो आपको यही याद रखना है कि पूर्वी तिमोर जो है 11वें सदस्य के रूप में जो है वो आसियान के अंदर शामिल हुआ है। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि आसियान में भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं है। भारत सिर्फ एक ऑब्जर्वर नेशन इसके अंदर है, या पर्यवेक्षक का दर्जा जो है वो भारत को मिला हुआ है। भारत इसका सदस्य देश जो है वो नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत आसियान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और साल 2022 में भारत और आसियान के संबंधों के 30 वर्ष जो है वो भी पूरे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो है ये आपको ध्यान रखनी है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1967 के अंदर आसियान जो है उसकी स्थापना जो है वो की गई थी और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर जो है वो इसका जो है वो सचिवालय है, यानी कि सेक्रेटरीट है। उसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो अगर आपको मालूम होगा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई जो है वो राष्ट्र कौन कौन से हैं तो आपको नाम याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। जैसे कि अगर आप देखें तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी जो है इसके सदस्य देश जो है वो हैं। तो ये था आसियान के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है JETP को लेकर के, यानी कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को लेकर के। पहले हम ये समझेंगे कि ये पार्टनरशिप क्या है, क्या मतलब है इस पार्टनरशिप का। उसके बाद पढ़ेंगे कि इंडोनेशिया को जो है इसके अंदर कैसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है क्या। तो ये जो पार्टनरशिप है ये G7 जो देश हैं उन्होंने इसको जो है एक तरीके से लॉन्च किया था। और उसके अंदर जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी देश है जो डीकार्बनाइजेशन करना चाहता है या डीकार्बनाइजेशन की पहल करना चाहता है। डीकार्बनाइजेशन का मतलब जो भी अपने एमिशंस है, जो कि कोल से या फॉसिल फ्यूल से जो भी एमिशंस होते हैं, जो उत्सर्जन होते हैं, उनकी कटौती करने के लिए, एमिशंस को कम करने के लिए और जो कोयला है उसको फेज आउट करने के लिए, कंप्लीटली हटाने के लिए जो फंडिंग है वो हम इस पार्टनरशिप के थ्रू जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, उन देशों को प्रोवाइड करेंगे। तो जब COP26 हुआ था ग्लासगो के अंदर तो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ऐसा पहला राष्ट्र था जिसको कि JETP के साथ में जो है उस समय साझेदारी जो है उसने की थी, मतलब इसको एक्सेप्ट किया था। तो सबसे पहला जो साझेदारी थी वो तो थी दक्षिण अफ्रीका की। अभी क्या न्यूज़ है कि इंडोनेशिया जो है उसने सेकंड ऐसा राष्ट्र ये बना है जिसने कि JETP के साथ में जो है JETP को जो है वो लॉन्च किया है। क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो भी एक मिडिल इनकम राष्ट्र है, एक तरीके से मध्य आय वर्ग में आता है। तो उसको भी हेल्प करने के लिए कि भाई वो अपने यहाँ से कोयले के उत्सर्जन को कम कर सके, उसको JETP के साथ में जो है वो JETP के साथ में उसकी पार्टनरशिप की गई है। तो यहाँ पर देखिए कि इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप ने इंडोनेशिया के साथ में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो है उसको लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि G7 जो राष्ट्र हैं जो कि बहुत ही जो क्या कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। G7 के बारे में आगे और बताऊंगी मैं कौन कौन से राष्ट्र इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये विकसित राष्ट्रों का समूह है। और आपको मालूम है कि हमने COP26 जो हमारा हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में, उसमें हमने बहुत सारी कस्में खाई है कि हम जो है कोयले को ऐसे फेज आउट करेंगे, कार्बन न्यूट्रल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसको करने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, कोई पहल भी तो लानी पड़ेगी। तो उसी को जो है चरितार्थ करने के लिए एक तरीके से तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो है उसको लॉन्च किया गया था, जिसके के अंदर जो राष्ट्र इसमें इंक्लूड होंगे, इसको लॉन्च करेंगे तो उनको फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अभी जो है इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप जो है उसने इंडोनेशिया के साथ में JETP को लॉन्च जो है वो किया है।
फिर देखिए इसके अंदर और जो चीज़ें हैं, JETP को जो लॉन्च किया है, ये अभी जो G20 की समिट हुई थी उसी के अंदर एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हुई थी, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। और जो बातें हैं वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। यहाँ पर देखिए कि इंडोनेशिया जो है जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप ट्रांजिशन पार्टनरशिप इंडोनेशियाई सरकार और इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप के बीच एक दीर्घकालिक राजनीतिक समझौता है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय संघ, कनाडा, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, अमेरिका और जापान भी शामिल हैं। ठीक है। और इसके अलावा देखिए कि इसमें जो लक्ष्य है वो यही है, सेम जो आपका पेरिस समझौते में कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग की सीमा जो है उस तक पहुंचना है। तो उसके जो संक्रमण जो है उसको जो है एशियाई देश समर्थन कर सकें, इसलिए जो है उनको वित्त पोषण जो है वो इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो JETP आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है जो कार्बन जो है डिकार्बनाइजेशन करने के लिए, एमिशंस को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, फेज आउट करने के लिए कोयले को जो है इस पहल को लॉन्च किया गया था। ठीक है। G7 देशों की ये पहल है और आपको पता ही है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कोप जो होता है उसके जो हम टारगेट सेट करते हैं, वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करके आते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए कोई ना कोई स्टेप इंटरनेशनल हमको लेने पड़ते हैं। तो उसी के अंतर्गत JETP जो है वो लॉन्च किया गया था और सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सदस्य बना और उसके बाद में इंडोनेशिया जो है वहाँ पर इसको इंडोनेशिया ने जो है इसके साथ में साझेदारी की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो देखिए ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है ये जो है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या है कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो हमारे कई ग्लोबल जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, 131 देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो उनको अलग अलग आधारों पर जो है उनका आंकलन किया गया है और फिर बताया गया है कि भाई कौन सा जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें जो है 131 देशों को शामिल किया गया है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर आपका अभी कोई रीसेंट एग्ज़ाम है तो वहाँ के लिए तो ये बहुत अच्छा करंट अफेयर है, क्योंकि वो इस तरीके से ही ऊटपटांग से चीज़ें पूछ लेंगे, इस इंडेक्स में क्या था, ये इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है, भारत का क्या स्थान है। तो ऐसे चीज़ें अगर रिसेंट में कोई एग्ज़ाम हो 1-2 महीने में, तो आप इसको जो है याद कर सकते हैं। तो देखिए जो पहली चीज़ याद रखिएगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है इसमें जो है 4 इसके आधार स्तंभ हैं, मतलब 4 इसके मेन जो है मेजरमेंट के 4 स्तंभ है, जिसमें पहला है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, दूसरा है पीपल यानी कि लोग, तीसरा है शासन और चौथा है इसका प्रभाव यानी इम्पैक्ट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है पीपल यानी कि लोग, फिर है आपका प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट और चौथा है आपका गवर्नेंस। इन 4 आधारों पर जो है 131 अर्थव्यवस्थाओं को इन्होंने मेजर किया है और बताया है कि कहाँ पर जो है लोगों की लाइफ ज़्यादा अच्छी है, बेटर है, अपडेटेड है वगैरह वगैरह। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर सबसे पहला स्थान तो अपना आएगा नहीं, सबसे पहला स्थान इसमें है अमेरिका का। दूसरा स्थान सिंगापुर का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगापुर ने आई थिंक 6th पोजीशन से जो है अपने आप को इम्प्रूव करके जो है 2nd पोजीशन पर लेकर के आए हैं। तो सिंगापुर 2nd पे आता है, फिर स्वीडन आता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत जो है इसके अंदर 61वें स्थान पर जो है वो 61st पोजीशन जो है वो इंडिया की इसके अंदर रही है। ठीक है। सो यहाँ पर जो है 6 पायदान का इम्प्रूवमेंट के साथ में भारत जो है 61st पोजीशन के ऊपर है और जो मध्यम आय वर्ग वाले जो देश होते हैं उसके अंदर हम तीसरे स्थान पर जो है वो आते हैं। तो यूक्रेन और इंडोनेशिया के बाद हमारा पोजीशन कौन सा है मध्यम आय वर्ग में? तीसरे पोजीशन पर हम इसके अंदर हैं। तो आप इसके थोड़ा सा पैरामीटर्स ध्यान रखिएगा, एक तो टेक्नोलॉजी है, दूसरा है लोग यानी पीपल, तीसरा है गवर्नेंस और चौथा है प्रभाव यानी इम्पैक्ट। तो ये इसके कुछ मानक हैं, मापदंड हैं जिसके आधार पर जो है वो इसको मापा जाता है। तो याद रखिएगा कि इस इंडेक्स का नाम क्या है? इंडेक्स का इसका नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स और ये वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए की एक एनजीओ है जिसका नाम है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। और भारत का स्थान कौन सा है? 61st पोजीशन जो है वो इंडिया की इसके अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। ये आपके GPAI को लेकर के है यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको पता है कि भारत ने G20 की सदस्यता अभी हाल ही में भारत को मिली है, यानी 2023 में G20 का जो सम्मेलन है वो भारत में आयोजित होगा और उसका प्रेसिडेंसी जो है वो भारत को जो है वो मिली है।
उसी के साथ में GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अध्यक्षता जो है वो भारत को इस साल मिलेगी। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इतने मेजर इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेशनल फोरम्स है, उसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा। जब कोई देश उसकी अध्यक्षता करता है तो उसका जो भी मोटो होता है या जो भी उसके जो विज़न होता है उसको प्राप्त करने में उसको ऑब्वियस सी बात है कि सहयोग मिलता ही है। और आप जानते हैं कि भारत ने अपना एक टारगेट रखा है। भारत का टारगेट है कि हम 2025 तक जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है उसको हम $1 ट्रिलियन का बना देंगे। कितना? $1 ट्रिलियन का हम हमारी डिजिटल इकोनॉमी को 2025 तक बना देंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी जो प्लेटफॉर्म है उसकी अध्यक्षता जब भारत करेगा तो उसको अपने टारगेट्स को अचीव करने में बट नेचुरल है कि काफ़ी ज़्यादा जो है सहयोग मिलेगा। तो इसीलिए इसकी अध्यक्षता हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ जान लेते हैं कि GPAI कैसे बना, सेक्रेटरीट कहाँ पर है, कैसे कार्य करता है, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले और आपको एलिमिनेट करना इसमें पड़ जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि ये जो आइडिया है ये G7 देशों का है कि GPAI करके जो है हम एक संस्था जो है वो निर्मित करते हैं। तो 2018 में ये आइडिया डेवलप किया गया और 2020 के अंदर जो है इसको ऑफिशियली जो है वो क्रिएट किया गया। तो जून 2020 के अंदर GPAI जो है वो अस्तित्व में आया था। उसके बाद में इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो आपके मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। तो कनाडा और मॉन्ट्रियल के अंदर इसका सबसे पहला सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका लास्ट सम्मेलन था वो इसका फ्रांस के अंदर था। और अभी भारत ने इसकी जो अध्यक्षता है वो फ्रांस से ही जो है वो ली है। ये हमने कल भी पढ़ा था। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि भारत जो है वो इसका संस्थापक सदस्य है। क्या है? संस्थापक सदस्य है। और एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म करनी है कि इसके अंदर 29 मेंबर्स दे रखे हैं, जबकि और जगह जब मैंने पढ़ा तो इसमें 25 मेंबर्स दे रखे थे। तो ये थोड़ा मेंबर्स का इसमें कन्फ्यूज़न है। बाकी 29 अब इसमें लिखा है तो आप इसको याद रखिएगा। ऊपर भी मैंने काउंट किया 29 मेंबर्स ही हैं। तो 29 जो है वो इसके मेंबर नेशंस हैं। और इसकी जो है 18वीं कॉन्फ्रेंस जो अब होगी, तो वो जो कॉन्फ्रेंस इसकी जो सेकंड इसकी जो कॉन्फ्रेंस होगी वो अब जो है वो भारत में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये हमको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो अब आपको इसमें GPAI के बारे में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज़ तो भारत जो है 2023 में जो इसकी कॉन्फ्रेंस होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। 2020 के अंदर GPAI को अस्तित्व में लाया गया था। पहला कॉन्फ्रेंस इसका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर किया गया, दूसरा इसका फ्रांस के अंदर किया गया और तीसरा जो इसका सम्मेलन था वो लेटेस्ट सम्मेलन इसका टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो है भारत संस्थापक सदस्य तो है ही, उसके अलावा 15 इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं और टोटल सदस्य जो हैं इसके अंदर 29 हैं। और यूनेस्को जो है वो भी इसका ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर का स्टेटस जो है वो यूनेस्को को भी मिला हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो इसके अंदर आपको ध्यान रखने होंगे GPAI के बारे में। भारत के लिए इसका महत्व क्या है कि भारत को जो है $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनानी है 2025 तक। तो वो अपने एजेंडाज को यहाँ पर जो है वो रखेगा और जितना भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी IT सेक्टर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उन सभी को जो है ग्रैब करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर भारत करेगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो कि हम काफ़ी डिटेल में कल भी पढ़ चुके थे, जो कि है G20 को लेकर के। G20 को लेकर के कल मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि RS मेंस 2021 के अंदर आया था, जहां पर सीधे सीधे आपसे ये पूछा था कि भाई G20 का जो रोम के अंदर सम्मेलन हुआ है उसके अंदर क्या क्या बातें जो है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या डिक्लेरेशंस जो है वो बताई गई थी। तो वो मैंने कल डिस्कस किया था। तो कल का वीडियो अगर किसी ने स्किप किया हो कि भाई छोड़ देते हैं, कोई नहीं हाईलाइट से तो बताएंगे, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने को मिलेगी। तो अब देखिए कि वापस से हम यहाँ पर वही चीज़ें देखेंगे कि G20 का जो अभी वाला सम्मेलन है, 2022 का जो सम्मेलन है, वो इंडोनेशिया के नूसा दुआ जो जगह है, वहाँ का जो बाली जो शहर है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। तो इससे पहले वाला सम्मेलन रोम में हुआ था। रोम कहाँ पर है? इटली में। और अभी जो है वो बाली के अंदर हो रहा है। और नेक्स्ट जो सम्मेलन होगा वो होगा हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायो का, यानी कि जो प्रेसिडेंसी है वो जो है तीनों सालों की जो प्रेसिडेंसी है वो एक साथ जो है इसके अंदर चलती है, तो इसलिए इसको हम ट्रायो का भी कहते हैं। अब देखिए कि G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। सदस्य देश हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया,
इंडिया, इंडोनेशिया और इटली, मेक्सिको, कोरिया, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, टर्की और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए और यूरोपीय संघ। ये जो है इसके जो है 19 तो सदस्य हैं और एक जो है यूरोपियन संघ जो है वो इसका मेंबर नेशन है। इसके अगर हम थीम की बात करें तो इसका थीम था साथ बढ़े सशक्त बने, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये मैंने जब कवर पेज पढ़ाया था तब भी मैंने, हालांकि मैं शायद उसको बोलना वहाँ पर रह गया था, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो इस बार का थीम है वो है रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये इसका इस बार का थीम था। और भारत ने जो इसकी आधिकारिक तौर पर जो सदस्यता है वो 1 दिसंबर 2022 से जो है वो ग्रहण की है। और भारत ने इस बार जो अपना मोटो रखा है इसमें वो ये है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी जो पृथ्वी है वो एक परिवार है। और उसके अलावा इसमें जो है, अगर आप इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद रखना चाहें तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया और टर्की जो कि एक मिडिल ईस्ट वाले जो नेशंस हैं वो भी इसके सदस्य देश हैं। तो हो सकता है कि कभी मेंबर्स का पूछे तो इनको एलिमिनेशन में रखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई G20 के अंदर ये देश तो नहीं होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर क्या क्या प्रमुख बातें हुई वो हम देख लेते हैं कि 3 सत्रों में जो संपन्न हुआ है इसमें कहा है कि भाई खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और आपका जो डिजिटल परिवर्तन है, स्वास्थ्य है, ऊर्जा सुरक्षा है, इन सब को लेकर के इन्होंने बातचीत की है। जो कि पिछले वाला जो इन्होंने सम्मेलन किया था वहाँ पर भी सेम जो बातचीत है वो इनकी हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। ये जहाँ पर भी जो है जिस देश में इनकी मीटिंग होती है वहीं का जो सेक्रेटरीट होता है वही इनको पूरी जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वर्क्स होते हैं वही प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अगर एक चीज़ और देखें तो जो G20 है उसकी कई सारी मीटिंग्स होती है। G20 में जैसे कि शेरपा नॉमिनेट किए जाते हैं और अभी हमारे इंडिया से जो शेरपा है वो है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के एक्स CEO रह चुके हैं। तो वो ये जो शेरपाज होते हैं ये क्या करते हैं कि जो पूरी मीटिंग होती है उसके एजेंडाज को सेट करते हैं कि क्या एजेंडा रहेगा, क्या मोटिव रहेगा, उसको सेट करने का कार्य इनका होता है। और G20 की अगर मैं और आपको थोड़ा सा इसके बैक में लेके जाऊँ तो G20 की स्थापना बेसिकली जो है 1999 के अंदर हुई थी। और ये आइडिया भी G7 का ही था। G7 जो देश थे, जो पहले G8 हुआ करते थे, 2014 के अंदर रशिया इससे अलग हो गया था, तो G7 जो देश है उन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया था क्योंकि उस समय का जो दौर था वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था। जैसे आपने 1991 के एशियन क्राइसिस के बारे में पढ़ा होगा, रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी उसी टाइम के हैं। USA की जो आपकी LTCM जो कंपनी है वो वहाँ पर 1998 में कोलैप्स हुई थी। तो उस सब के मद्देनज़र ही एक इंटरनेशनल यानी कि वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक स्थिरता है यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमीज जो है देशों की उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत लाया जा सके, इसीलिए G20 की स्थापना की गई थी। अभी G20 की अगर आप बात करें तो काफ़ी दबदबा है G20 का, क्योंकि G20 जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए कि G20 जो है ये 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो उसको जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको 2-3 चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर हो गई। सबसे पहली बात कि G20 जो है उसकी स्थापना 1999 में की गई क्योंकि उस समय उस दौर के अंदर जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, देश की इकोनॉमी एकदम धड़ाम हो रही थी, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को संभाला जाए, इसीलिए G20 की स्थापना की गई। दूसरी बात यह है कि G20 में कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो सबके नाम आप याद मत रखिए, थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि भाई टर्की है, सऊदी अरेबिया है, वो भी इसके सदस्य देशों के अंदर जो है यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसके अलावा इसमें जो इसका इस बार वाला जो सदस्यता है वो ध्यान रखिएगा कि भारत को मिली है, और इससे पहले जो है इंडोनेशिया के पास में है, और इंडोनेशिया से पहले जो है रोम के अंदर इसका जो है वो सम्मेलन किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हमने ये GPAI पढ़ा था तो मैंने इसके सेक्रेटरीट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो देखिए OECD जो है, OECD के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो OECD जो है वो इसको सेक्रेटरीट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको आप अपने कॉपी के अंदर, इसी मैगजीन में। अब नेक्स्ट जो है वो आपका आर्टिकल है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको जारी कौन करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, इसको जारी करने वाली एक संस्था है वो है जर्मन वॉच, और दूसरी है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और तीसरी है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो एज इट इज़ स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये तीनों मिलकर के क्लाइमेट चेंज
परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं। हर साल ये आता है और इस बार जो है 2023 का जो है ये निकाला गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है 59 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, यानी कि 60 जो कंट्रीज़ है उनका देखा है कि भाई क्लाइमेट चेंज का परफॉर्मेंस कैसा है, क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाए हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो जो ये संस्था है ये किसी से भी संतुष्ट नहीं है और इसने कहा भाई आपने कुछ भी ढंग का काम तो किया नहीं है, इसलिए फर्स्ट जो 3 पोजीशन है उसको तो हम खाली रख रहे हैं। कोई भी देश इस योग्य नहीं है कि इन 3 पोजीशंस पे उनको कोई स्टार्ट दिया जाए। तो 4th पोजीशन पे डेनमार्क है और 5th पे स्वीडन है। अगर भारत की बात करें तो भारत की स्थिति में 2 स्थानों का जो है वो सुधार आया है और भारत जो है अब इसके अंदर 8वें स्थान पर जो है वो नामांकित है। नामांकित मतलब कि 8वें स्थान पर इसको रखा गया है। और अगर हम G20 देशों की बात करें, G20 जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, तो G20 के अंदर भारत जो है जो शीर्ष 10 देश है उसके अंदर भारत का स्थान आता है। तो भारत का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक है अभी इसको देखते हुए। और इसके अंदर देखिए कि भारत ने कहा है कि हम 2030 तक जो हमारे उत्सर्जन लक्ष्य है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने का जो है वो प्रयास करेंगे। और आपको अगर याद हो तो हमने हालांकि हम आगे पढ़ेंगे इसको, ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था COP 27 जो हुआ था उसके अंदर भारत ने अपने पंचामृत लक्ष्य रखे थे और कहा था कि 2070 तक तो हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन हमारे यहाँ पर 0% होगा। तो ये भी एक लक्ष्य है भारत का। तो इसको देखते हुए भारत की पोजीशन काफ़ी अच्छी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट को लेकर के। पहली चीज़ तो ये है क्या, और दूसरी बात ये है कि इसको हम क्यों पढ़ें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपने पढ़ा होगा कि चाइना जो है वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, मैनिपुलेट करता है, यानी कि उसमें उसको कम करके दिखाने की कोशिश करता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ सकें। अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए करेंसी को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि अपनी करेंसी को जानबूझ करके डॉलर की तुलना में कमज़ोर दिखाया जाता है। ठीक है, तो अमेरिका भी अब दूसरे देश में थोड़े इतने तो होशियार है ही, क्योंकि किसी को भी एक्सपोर्ट्स पसंद नहीं है कि भाई दूसरे देशों से निर्यात बहुत ज़्यादा हो रहा है और आयात हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि निर्यात तो भारत की तरफ से हुआ और आयात अमेरिका ने किया। तो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा किसी भी देश को जो है वो जो है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो जब भी करेंसी डाउन होती है, कमज़ोर होती है, तो एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो इसीलिए जो देश हैं जैसे चाइना देश जैसे जो देश हैं उन पे आरोप लगाया जाता है कि आपने जानबूझ करके अपनी करेंसी को जो है वो डिवैल्यूएट किया है, यानी कि मैनिपुलेट किया है। तो अमेरिका ने इसी के तहत जो है इनको मॉनिटर करने के लिए अपनी एक खुद के जो ट्रेजरी विभाग है, उसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने एक करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट बना रखी है जिसके के अंदर कई देशों को उसने इंक्लूड कर रखा है, जैसे कि चाइना है, भारत है, जर्मनी, मलेशिया है, इस प्रकार के देशों को उसने इंक्लूड कर रखा है। अब वो क्या करता है इसके तहत कि सभी जो इनके ट्रांजैक्शंस है या इनकी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है, उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग रखेगा, निगरानी रखेगा कि भाई ये कहीं जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में अच्छी बात यह है कि भारत को जो है इसने अपनी इस सूची से हटा दिया है और भारत के अलावा इसने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी जो है वो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखें तो ये मॉनिटरिंग जो है, ये इस जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उसके बारे में कुछ बातें हैं कि मॉनिटरिंग ये देखने के लिए होती है कि कहीं कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। करेंसी मैनिपुलेट का अर्थ होता है आमतौर पर अपने ही देश की मुद्रा को कमज़ोर दिखाने से है, क्योंकि जैसे ही वो कमज़ोर दिखेगी, अगर $1 जो है, $1 70 रुपये के भी बराबर है, बाद में $1 अगर 80 रुपये के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारी करेंसी कमज़ोर हो गई। डॉलर तो महंगा हो गया और हमारी करेंसी क्या है, कमज़ोर हो गई। इससे क्या एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये करेंसी मैनिपुलेट का अर्थ होता है। फिर देखिए कि नेक्स्ट जो है काफ़ी फैक्चुअल सी बात है और छोटी सी बात है इसमें। घाना जो है एक अफ्रीकन देश है, घाना, उसको जो है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मासिक अध्यक्षता होती है उसके लिए अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। तो जो मासिक अध्यक्षता होती है वो हर मंथ होती है और रोटेशन बेसिस पर होती है। तो इसकी प्रेसिडेंसी अभी किस अफ्रीकी राष्ट्र को दी गई है, तो घाना को दी गई है। तो बस इतना सा इसके बारे में ध्यान रखना है। अभी देखिए इसमें एक फैक्ट और है कि जनवरी 2022 में यूएनएससी की अध्यक्षता नॉर्वे ने की थी और दिसंबर 2022 में इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा।
तो ये 2023 के अंदर किस किस देश को मिलेगी ये भी यहाँ पर दे रखा है, पर इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलिए शॉर्ट्स के अंदर क्या क्या न्यूज़ है। तो देखिए सबसे पहला है वैदिक घड़ी को लेकर के। तो आपको पता होगा कि जो हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी थे, उन्होंने जो है ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरीज थी, जैसे कि जयपुर में बनाई थी उन्होंने, उज्जैन में बनाई, मथुरा में बनाई। उसी तरीके से जो उज्जैन के अंदर जो जीवाजी वेधशाला है, ये 1719 के अंदर जो हमारे जयसिंह जी हैं उनके द्वारा जो है इसको बनाया गया था। तो ये 300 साल पुरानी है। और अभी यहीं पर जो है जो जंतर मंतर है यहाँ का, तो वहाँ पर जो है वैदिक घड़ी जो है उसकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी होगी, जो कि नव संवत्सर पर 22 मार्च 2023 को जो है वो लगाई जाएगी। इसमें वही सेम चीज़ें हैं कि भाई ये सूर्य के हिसाब से चलेगी और 24 घंटों को जो है इसमें मुहूर्त के अंदर बांटा जाएगा। तो जैसे कि हम वो बोलते हैं ना, भद्रा है, चंद्र स्थिति आई है, चौघड़ी है, नक्षत्र, वो सब चीज़ जो है वो इसके अंदर समझाई जाएगी। तो इतनी सी चीज़ याद रखिएगा कि उज्जैन के अंदर ही जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट बात थी कि वैदिक घड़ी विश्व के अंदर पहली बार जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर जो है वो स्थापित की गई है। महाकाल कॉरिडोर जो है वो भी अभी वहीं पर बनाया गया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट बात है। फिर ये वाली न्यूज़ को इतनी खास है नहीं जिस पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक अन्य अनाज निर्यात समझौता हुआ है कि भाई जो काला सागर है, ब्लैक सी है, उसके तहत उस मार्ग से जो है वो अनाज का निर्यात जो है उसको करने की परमिशन एक दूसरे ने दोनों देशों को दी है। तो ये उसको वापस आगे डील को एक्सटेंड किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन इस पर बनेगा नहीं। फिर देखिए मध्य पूर्व हरित पहल, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ये क्या है? तो देखिए इसके अंदर जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, लाइक सऊदी अरेबिया है, ये जो देश है, इन्होंने कहा है कि भाई हमारे यहाँ पर ग्रीनरी जो है, हरित क्रांति एक तरीके से हम लेकर के आएंगे और जो सड़कें हैं वहाँ आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और लगाए ही नहीं जाएंगे, उनको बाकायदा प्रोटेक्ट किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, मतलब एक पालन पोषण एक तरीके से किया जाएगा। तो ये इनकी पहल है और इन्होंने कहा है कि 50 बिलियन जो प्लांट्स है वो हम जो है वहाँ पर करेंगे। तो बंजर भूमि के हिसाब के जो अनुरूप जो वहाँ पर पेड़ होंगे उसको वहाँ पर लगाया जाएगा, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन जो है वो उसके अंदर कमी आएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। अभी देखिए इसके अंदर जो न्यूज़ है वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड जो है अभी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन, यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो होती है उसको चलाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो बन गया है। तो और इसमें कुछ फैक्चुअल बात है नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो COP27 है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNFCCC, इसका जो कॉन्फ्रेंस है अभी COP26 आपको पता है ग्लासगो के अंदर हुई थी। ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, पंचामृत टारगेट्स हमने दिया था, हमने कहा था 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये तो बहुत पुरानी मतलब एक चीज़ हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के अंदर ये पूछा जा सकता है। अब COP27 जो है वो शर्म अल शेख के अंदर संपन्न हुई है, और ये शर्म अल शेख कहाँ पर है? तो मिस्र के अंदर है, मिस्र यानी कि इजिप्ट के अंदर जो है ये है। तो यहाँ पर जो है इसकी मीटिंग जो है वो आयोजित की गई है। अगर कोप के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा आप फैक्चुअल आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो कोप हुआ था, फर्स्ट वाला, ये बर्लिन के अंदर हुआ था 1995 में। उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट कोप था COP3, ये आपका क्योटो के अंदर हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर RS में क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है पहली बाइंडिंग ट्रीटी थी जिसके ऊपर देशों ने साइन किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो COP3 जो था वो क्योटो के अंदर हुआ था। उसके बाद में भारत के अंदर जो पहला कोप हुआ था वो था COP8 हुआ था 2002 के अंदर, ये इंडिया के अंदर हुआ था। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोप है वो है COP21। क्या है? COP21। तो ये COP21 जो है वो पेरिस के अंदर हुआ था, जहाँ पर कहा था कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हम कंट्रोल करेंगे। और लेटेस्ट जो है वो आपका COP26 था, जो कि ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है। तो वहाँ पर जो है इसको किया गया था आयोजित। और 27वां कहाँ पर हुआ है? तो 27वां आपका शर्म अल शेख जो कि इजिप्ट के अंदर है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। 190 देशों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, और उन्होंने कहा है कि हम लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो हम स्थापित करेंगे। जलवायु जो क्षतिपूर्ति है उसके नुकसान की भरपाई के लिए लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो ये तो कोई कहने की बात है ही नहीं।
अब देखिए स्नैपी न्यूज़ में एक चीज़ लिखी हुई है 2022 AP7। ये क्या है? अगर आपसे ऐसे टर्म लिख करके पूछ ले तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस हमको टर्म के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ये एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है? तो यह ग्रहों को नष्ट कर सकने वाला एक प्लैनेट किलर क्षुद्र ग्रह है, जिसको कि वैज्ञानिकों ने चिली के अंदर जो उनका टेलीस्कोप है वहाँ से इसकी खोज की थी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है? इसको प्लैनेट किलर भी कहा जाता है। फिर देखिए कि अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस था और अभी हम 8 अरब जो है वो हो गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब हो गई है। जनसंख्या के मामले में भारत जो है 2023 में चाइना को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो बनने वाला है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आज की लास्ट न्यूज़ जो है वो राउंड अप में है कि भारत और गेबॉन के बीच में पहली बार जो है विदेश मंत्रालय स्तर की वार्ता जो है वो संपन्न हुई। गेबॉन भी एक अफ्रीकन देश है जिसके साथ में भारत ने जो है अपनी विदेश मंत्रालय स्तर की वार्ता जो है उसको आयोजित किया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान, ये जो है मॉस्को के अंदर ही आयोजित की गई थी और अफगानिस्तान को लेकर के जो है इसमें चर्चाएँ की गई थी, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। भारत के साथ में चाइना, पाकिस्तान ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो ये इसके अंदर कुछ खबरें थी। तो आज हमने पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे हमारा जो राष्ट्रीय खबरें हैं उनको, और फिर हम जो है आगे जो अदर सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।